और मेरे दोस्तों, एक से आप सब सब मजे में, एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। अपन ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चालू करे थे, जिसमें अपन ने वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, उसके बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया, उससे पहले वॉरेन हेस्टिंग जो थे यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जो पहले गवर्नर थे, वो यहाँ पे आके बहुत सारी हरकतें करके गए। जैसे इन्होंने अवधों की बेगमों को लूट लिया। बनारस में चेत सिंह नहीं आया तो उसके भतीजे महिप नारायण को साथ में वार्तालाप करने लगे, तेरे को राजा बना दूं। मेन कारण था कि इन्होंने नंदलाल ब्राह्मण को मार दिया था। इसके चक्कर में इनके ऊपर इम्पीचमेंट फाइल हुआ, तो इनको वापस बुला लिया गया। इनको जब वापस बुलाया तो अब कंपनी के ऊपर सवाल आया कि अब जो है गवर्नर जनरल किसको बनाया जाए। तो उस टाइम पे अमेरिकन रिवॉल्ट चल रहा था, जो कि अमेरिकन रिवॉल्ट फेल हुआ। फेल होने किन से? अमेरिकन रिवॉल्ट जो हारे थे, रिवॉल्ट क्रांतिकारियों से जो रिवॉल्ट हारे थे, उनका नाम था उस टाइम पे, वहां के भी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिकन रिवॉल्ट हारने के गम से घर पे ही बैठे हुए थे। जब ये घर पे बैठे हुए थे तो कंपनी ने बोला कि चल कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। अब सब इनको घृणा की नजरों से देखे कि भाई रिवॉल्ट हार गया, रिवॉल्ट हार गया। ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और ये घर में बैठे बैठे पागलों की तरह होते जा रहे थे। ये सब इनके घर वालों ने देखा। इनके घर वालों ने कंपनी को फोन करा। कंपनी को फोन करके बोला कि भाई इसको यहाँ से घर से दूर भेजो और किसी काम में लगाओ, तब तो ये सही होएगा, वरना ये तो ऐसे ही रह जाएगा, पागल हो जाएगा पूरा। तो कंपनी ने इस बात को सुना और कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस से बोला कि हम तुम्हें इंडिया का गवर्नर जनरल बना के भेज रहे हैं। उस टाइम पे इंडिया की बाहर के देशों में जो देखने का नजरिया था इंडिया को, मतलब बिल्कुल पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। वो ये जानते थे कि भाई इंडियन जो होंगे धोती पहने हुए होंगे, वो भी धोती कम कपड़े की, और हाथ में लाठी लिए हुए होंगे, और उनको नॉलेज नहीं होगी किसी भी चीज। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी यही लगता था कि इंडिया तो बहुत पिछड़ी हुई जगह है, वहां पे मेरे को भेज रहे हैं, वहां पे मैं क्या ही करूंगा जाके। लेकिन कंपनी ने बोला कि अपन जैसी बात करते हैं इंडिया के बारे में यहाँ पे, इंडिया वैसा नहीं है। इंडिया को सोने की चिड़िया बोला, एक बार जाओगे ना वापस वहां पे इंडिया में, तो वापस आने का मन नहीं करेगा। इंडिया ऐसा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस उनकी बात मान के इंडिया आ जाते हैं एज अ गवर्नर जनरल। जब ये इंडिया आते हैं, इनको भी लगता है कि नहीं, ये बात तो गलत थी, यहाँ पे बोला तो बहुत बुरा बुरा जाता है बाहर, लेकिन इंडिया वैसा है नहीं, इंडिया तो सही में सोने की चिड़िया ही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी यही लगा यहाँ के। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आके उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम सिस्टम जो चल रहा है, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म सिस्टम जो चल रहा है, वो वॉरेन हेस्टिंग का चलाया हुआ कि भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, ये पता नहीं क्या ही है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस भी अपने टाइम पे जमींदार रहे हुए थे, रईस खानदान की फैमिली से आते थे कॉर्नवालिस। इन्होंने कहा कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम दूंगा। इन्होंने लैंड रिफॉर्म सिस्टम बदला और इन्होंने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम देने लगे। किसको देने लगे? इन 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम देने लगे पुराने लैंडलॉर्ड्स। अब जब इनने पुराने लैंडलॉर्ड्स को 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम दिया, तो उस टाइम पे इनके जस्ट बाद में इनका जाने का टाइम आ गया 93 में। इनके बाद में जो गवर्नर जनरल आए, जॉन शोर। जॉन शोर जो गवर्नर जनरल आए, तो जॉन शोर ने बोला कि भाई कॉर्नवालिस साहब, आप जाने से पहले ये जो आपने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो चलाया है ना, इसको परमानेंट कर दो। क्योंकि इस चीज का जो ड्राफ्ट है वो मैंने तैयार करा है और ये बिल्कुल सही है। परमानेंट करने का मतलब कि आप ही जाओ और लैंड का, जो लैंड है उसका सर्वे करो, उस सर्वे करके वहां से कितना पैसा जनरेट हो सकता है वो पैसा फाइनल कर दो, और जमींदारों से बोल दो कि भाई साल के एंड में, महीने के एंड में तुम आके कंपनी में पैसा जमा कर दिया करना, और पैसा आप फिक्स करो। ये बिल्कुल सही है और इसका ड्राफ्ट मैंने तैयार करा है। तो कॉर्नवालिस ने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर जाता जाता ये काम तो कर जाऊं। तो परमानेंट सेटलमेंट का जो ड्राफ्ट था वो तैयार करा था जॉन शोर ने,
और इन्होंने इसको परमानेंट सेटलमेंट का, जब इनके जाने का टाइम हुआ तो ये परमानेंट सेटलमेंट को परमानेंट करके चले गए 1793 में। इन्होंने ये बोला कि जितने भी पार्ट है उसको 11 भाग में डिवाइड कर दो। उसको कितने भाग में डिवाइड कर दो? 11 भाग में डिवाइड कर दो। 11 भाग में डिवाइड कर दो। अब 11 भाग में डिवाइड कर दिया तो 10/11 हिस्सा तो कंपनी को दो और 1/11 हिस्सा जमींदार के पास में है। मतलब सीधे सीधे बात यह है कि अगर कंपनी को 110 रुपए, जमींदार 110 रुपए किसी भी फार्मर से ले रहा है तो वो 100 रुपए तो जमा करा देगा किसके पास में? कंपनी के पास में, और इसका प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपए इसके पास में बच जाएंगे। तो ये सिस्टम कर दो, ये सिस्टम चालू कर दिया। और ये वाला जो सिस्टम है ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा ब्रिटिश इंडिया के 19% एरिया। अब ब्रिटिश इंडिया का जो 19% एरिया है वो कौन कौन सा होगा? एक तो आप पूरा बंगाल ले लो, नॉर्थन कर्नाटक, पूरा बंगाल, नॉर्थन कर्नाटक और बनारस, ये 19% एरिया होगा जिसमें ये जो सिस्टम है 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ये एप्लीकेबल होगा। अब जब इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कर दिया और जमींदार को 1/11% देने लग गए, जमींदार ने कहा कि यार हमारे लिए ये चीज तो कम पड़ रही है। अब जमींदार क्या करता था? लैंड रेवेन्यू, इनने ये भी बोल दिया कि भाई अब जमीन का मालिक, जब जमींदार अच्छे से काम कर सके तो जमीन का मालिक लैंडलॉर्ड ही, जमींदारी जमीन का मालिक होगा और वो हमें कुछ मतलब नहीं है इस चीज से, हमें बस अपना हिस्सा चाहिए, 10/11 हिस्सा हमें चाहिए। प्रॉपर सिस्टम तो ये था, 100 रुपए तो कंपनी को मिलने ही मिलने। अब बाकी क्या आप ऊपर जितने जमींदार फार्मर से ले वो आपकी मर्जी। तो कम जमींदारों ने क्या करा? 150 रुपए रहने लग गए। इसमें 100 रुपए तो ये दे देते कंपनी को, 50 रुपए का प्रॉफिट बच जाता। ऐसे करते करते जमींदार खूब ये रईस हो गए, रईस हो गए। इन्होंने कलकत्ता और अलग अलग जगह पे कोठियां बना ली, अपने परिवार को वहां शिफ्ट कर दिया। ये खुद भी वहां चले गए, पीछे से एक बंदा रख के चले गए कि भाई तेरे को मेरे को इतना पैसा देना है। तो वो और ज्यादा पैसा लेता था आगे वाले से, क्योंकि वो भी तो कमाएगा जिसको रख के गए। वो भी रईस हो गया तो वो भी चला गया बाहर, उसकी जगह दूसरा रख के चला गया। तो एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की एक सीरीज चालू हो गई थी। एब्सेंटीज लैंडलॉर्ड की एक सीरीज चालू हो गई। अब इनकी जो सीरीज चालू हो गई तो इससे लैंड रेवेन्यू टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा, रईस तो रईस होता जा रहा और गरीब और गरीब होता जा रहा। ये एक सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट का, जो कि 1% 11 रेवेन्यू किसको दिया गया? जमींदार को। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चलाया, 1790 में इंट्रोड्यूस करा, जो कि किसको दिया जाएगा? ओल्ड लैंडलॉर्ड्स को। इसको परमानेंट कर दिया, जिसका नाम रखा परमानेंट सेटलमेंट। इसका जो ड्राफ्ट था वो जॉन शोर ने तैयार करा था, इसी को जॉन शोर सेटलमेंट बोलते हैं। 10/11 पार्ट जो होगा वो कंपनी के पास में होगा और 1/11 पार्ट जो होगा वो जमींदार के पास में होगा। सिस्टम एप्लीकेबल है 19% एरिया पे ब्रिटिश इंडिया के, और कौन कौन से रीजन होंगे? एंटायर बंगाल, नॉर्थन कर्नाटक और बनारस, ये जो है एरिया होंगे। अब कंपनी को बेनिफिट क्या क्या हुए? कंपनी को बेनिफिट ये है कि कंपनी का एक तो टाइम और पैसा बचने लगे, कि भाई सारे अधिकार अपने जमींदार को दे दिए, अपने पास में एक फिक्स हो गया अपना पेमेंट, अपना टाइम भी बचेगा और अपना पैसा भी बचेगा। अपन को बार बार जाके फार्मरों से, लैंडलॉर्ड से पैसा लेना नहीं पड़ेगा। अपन ने एक डेट फिक्स कर दी, वो आएगा और उस डेट पे पैसा जमा करा के चला जाएगा। लेकिन वो पैसा उसको जमा कराना पड़ेगा सूर्यास्त से पहले। जो डेट उसने फिक्स करी है, जो डेट कंपनी ने फिक्स करी है, उस डेट पे पैसा जमा कराना होगा, लेकिन सूर्यास्त से पहले कराना होगा। अगर वो सूरज ढलने से पहले पैसा जमा नहीं कराएगा तो उसकी जमीन उससे छीन ली जाएगी। यही है सनसेट लॉ, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू करा। इनका टाइम और पैसा बच जाएगा। और जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय होंगे, उन एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब उनके ऊपर भार कम हो गया।
इनकी एक जो पेमेंट है वो फिक्स हो जाएगी। फिक्स होने के कारण ये फ्यूचर पॉलिसीज पे फोकस कर सकेंगे। परमानेंट सेटलमेंट जो है, इनको ब्रिटिशर्स को जमींदार्स के रूप में एक लॉयल्टी क्लास भी मिल गई, जिससे ये क्या करेंगे कि भाई जमींदार को जमींदारी राइट्स दे दिए पूरे, जमींदार को मालिक बना दिया लैंड का, तो अब ये अपने लिए लॉयल है और अपन को अपना पैसा देंगे ही देंगे। ये सारे सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करे, तो बेनिफिट क्या क्या करे, इनका टाइम और मनी बचने लग गया कंपनी का। एम्प्लॉय जो थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनका ट्रांसफर अलग अलग डिपार्टमेंट में होने लग गया था। ब्रिटिशर्स को लॉयल्टी क्लास मिल गई थी जमींदार के रूप में। कंपनी की इनकम जो है वो फिक्स हो गई थी, इसलिए अब कंपनी जो है फ्यूचर पॉलिसीज को फ्रेम कर सकेगी, उनके बारे में बात कर सकेगी। परमानेंट सेटलमेंट ने क्या करा था, परमानेंट सेटलमेंट ने इमीडिएट प्रॉफिट दिया इसको, एक अच्छे टाइम तक प्रॉफिट दिया, लेकिन लंबे समय तक जो है इनको लॉस हुआ, क्योंकि कंपनी लैंड रिफॉर्म जो लैंड रेवेन्यू था उसको बढ़ा नहीं सकती थी। लैंड रेवेन्यू तो कौन बढ़ा रहा था, जमींदार बढ़ा रहे थे। कंपनी जो है लैंड रेवेन्यू को नहीं बढ़ा रही थी, कंपनी रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर रही थी। कंपनी रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर रही थी, रेवेन्यू तो इंक्रीज तो जमींदार कर रहे थे उनके ऊपर। कंपनी ने तो अपना पैसा फिक्स कर दिया था, उनको तो उतना पैसा चाहिए और उतना पैसा उनको मिल रहा था। इसीलिए कई समय तक तो इनको जो प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद में लंबा ही लॉस हुआ। इस लॉस को देखते हुए रैयतवाड़ी सिस्टम चालू हुआ साउथर्न इंडिया में और महलवाड़ी सिस्टम चालू हुआ नॉर्थर्न इंडिया में। परमानेंट सेटलमेंट में इमीडिएट प्रॉफिट हुआ कंपनी को, और ये लॉन्ग रन पे जो है इनको लॉस ज्यादा हुआ है, क्योंकि कंपनी जो है रेवेन्यू नहीं बढ़ा रही थी, क्योंकि लैंड रेवेन्यू बढ़ा रहे थे जमींदार। इसीलिए सबको देखते हुए रैयतवाड़ी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करा साउथर्न इंडिया में और महलवाड़ी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करा नॉर्थर्न इंडिया में। अब इसके डीमेरिट्स क्या क्या है, डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, इस बात पे आप थोड़ा सोचो कि भाई जब लैंड जमींदार को ही जमीन का मालिक बना दिया, तो अब जो फार्मरों की स्थिति है वो तो लेबरों की तरह होगी, मजदूर ही बन गए फार्मर बिल्कुल। ना तो फार्मर के पास खुद का लैंड है ना कुछ है। लैंड तो किसको दे दिया ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने, जमींदारों को लैंड दे दिया। अब मालिक वो बन गए। अब ये जमींदार क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम तो लैंड रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, जिससे वो तो रईस होते जा रहे, गरीब और गरीब होता जा रहा है, जिससे गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन होगा। एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की सीरीज बनती चलेगी, जिससे लैंड रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है बार बार। क्योंकि आज मैं जमींदार हूं, मैं यहाँ पे पैसा कमा के बाहर चला गया, पीछे से किसी और को रख के गया, वो भी पैसा कमाएगा, वो और ज्यादा लेगा। वो भी बाहर चल जाएगा, वो किसी तीसरे को रख के रह जाएगा, तो वो भी और ज्यादा पैसा लेगा, क्योंकि उसको भी देना है। उसको पहले वाले को देना, पहले वाले को मेन वाले को देना है। तो ऐसे जब इनमें सुनवाई होती थी ब्रिटिश कोर्ट में, तो जमींदार को बुलाया जाता था कि भाई जमींदार हाजिर हो। जमींदार बोलता था हाँ भाई मैं जमींदार। रिकॉर्ड में देखते, जमींदार भाई तेरा नाम क्या, रिकॉर्ड में ये नाम नहीं है, जमींदार कोई और है, तो भाई मैं तो पैसा उसको देता हूँ, उसको बुलाओ। वो बोलता मैं जमींदार, उसका भी नाम नहीं, मैं तो उसको देता हूँ, उसको बुलाओ। ऐसे करते करते लंबी सीरीज चलती गई एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, जिससे फार्मरों के ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ गया, उनसे पैसा ज्यादा लिया जा रहा था। इसीलिए फार्मर जो है गरीब तो गरीब ही होता जा रहा था, फार्मर मरने लग गए, सुसाइड करने लग गए थे ज्यादा पैसा देने के चक्कर में, इसलिए इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। और लैंड रेवेन्यू जो जमींदार थे वो एग्रीकल्चर में कोई रिफॉर्म भी नहीं कर रहे, जिससे ये छोड़ छोड़ के भी जा रहे थे फार्मर। और जो डिवोटी क्लास थे कंपनी के लैंडलॉर्ड, जो कि उनके ऊपर ही थे, उनके ही चापलूसी करते थे, वो अगर ये कुछ नेशनल रिवोल्ट करना भी चाहे फार्मर, तो ये उसका दमन कर देते थे। लैंडलॉर्ड डरा धमका के कुछ भी करके उनको शांत बिठा देते थे कि तुम्हारा काम यही करो। सीधी सीधी बात, ही फार्मरों को बिल्कुल दबाया जा रहा था इस चीज में। अब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो कई सारे जमींदार को भी लॉस फेस करना पड़ा। लॉस फेस क्यों करना पड़ा, क्योंकि सनसेट रूल लगा दिया था।
सनसेट रूल में लॉस कैसे हुआ? आज एक जमींदारी दूसरे जमींदार से नहीं बनती, तो दूसरा क्या करेगा, इसको सूर्यास्त से पहले वहां पे पहुंचने ही नहीं देगा। अभी वहां पे नहीं पहुंचा, ये कुछ भी कारण दे, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मेरी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, मेरा प्लेन क्रैश हो गया, मेरे प्लेन में से मैं कूदा हूँ, पैराशूट कहीं और लैंड हो गया, वहां से पैदल पैदल आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं सुनेंगे वो। उनका बस ये है कि हमको सनसेट से पहला पैसा चाहिए। तो जमींदार इस चीज में दिमाग लगाते थे, वो एक एक महीने पहले पैसे दे देते थे कि भाई, ब्रिटिशर बोलते हैं कि तुम्हें टाइम है पैसे देने में, कि नहीं नहीं साहब, आप तो अभी ले लो पैसे, कल को अगर मैं टाइम पे नहीं आ पाया और आपने सनसेट रूल मेरे ऊपर लगा दी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। डरते थे सनसेट रूल से जमींदार। तो इनके डीमेरिट्स क्या क्या थे? लैंडलॉर्ड्स अपने आप को ओनर कंसीडर करने लग गए थे, इसलिए फार्मर का जो रोल था वो लेबर क्लास हो गया था, मजदूर बन गए थे बिल्कुल। लैंड रेवेन्यू बढ़ाते जा रहे थे, इसलिए कौन बढ़ा रहा था? वो जमींदार बढ़ाते, इसलिए एक्सप्लॉइटेशन होता फार्मर्स। रेवेन्यू जो है इंक्रीज हो रहा था टाइम टू टाइम, ये बढ़ा रहे थे तो कंपनी भी रेवेन्यू बढ़ा रही थी, रेवेन्यू वहां से बढ़ा रही थी, यहाँ से भी पैसा बढ़ रहा था, इसलिए फार्मर की कंडीशन जो है बिल्कुल ही बेकार होती जा रही। अब लैंडलॉर्ड्स कोई रिफॉर्म भी नहीं कर रहे एग्रीकल्चर में, इसलिए एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था फार्मर्स। डिवोटी लैंडलॉर्ड्स क्लास जो थे, कंपनी के जो उन्हीं की चापलूसी करने वाले थे, अगर फार्मर कोई रिवोल्ट करना भी चाहे, आंदोलन करना भी चाहे, तो वो उसको दबाते थे, सप्रेस कर देते थे नेशनल सेंटीमेंट को। स्टार्टिंग में जमींदार्स को भी बहुत लॉस हुआ। लॉस कैसे हुआ? कि उनके ऊपर सनसेट रूल लगा दिया था, जिससे जमींदार अगर टाइम पे पैसा नहीं देंगे, सूर्यास्त होने से पहले पैसा नहीं देंगे, तो उनका जो जमींदारी लैंड जो है उसको कॉन्फिस्टिकेटेड, मतलब उससे उनसे छीन लिया जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जुडिशियल रिफॉर्म करे, कॉर्नवालिस कोड लाए, जिसमें इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया पावर का। कॉर्नवालिस कोड का जितना भी है जुडिशियल रिफॉर्म, इन्होंने क्या क्या करे, कॉर्नवालिस कोड में क्या क्या है, वो अपन पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है, अब अपन मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।